नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबर की तरफ। राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण के नाम पर किए जा रहे रोजगार विरोधी नीति के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को कोरिन भाटा स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों को बीईओ कार्यालय के मेन गेट पर पुलिस के जवानों ने रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं विकासखंड सहायक शिक्षा अधिकारी भारती आहूजा ने प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया और सरकार तक आवेदन को भेजने की बात कही। साथ ही जानकारी के अनुसार युक्तियुक्तकरण के तहत राज्य सरकार ने 10,463 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है और साथ ही स्कूलों के बंद होने से शिक्षक तो प्रभावित हो ही रहे हैं और उनके साथ रसोईया संघ, सफाई कामगार, युवा पीढ़ी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार जिला स्तरीय शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बीओ ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। मुख्य कारण भाजपा सरकार की शिक्षा विरोधी नीति से, रोजगार विरोधी नीति से, जो सिर्फ शिक्षा को खत्म करने के लिए, रोजगार को खत्म करने के लिए मुहिम चला रही है। बहुत ही साजिश की तरह कहा जाए कि वो युक्तिकरण पैटर्न लाके शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है। करीब 10,463 स्कूल को बंद कर रहे हैं, करीब 46,000 शिक्षक पद को खत्म कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 58,000 शिक्षक पद की रिक्ति थी। शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि 32,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती तो करना दूर, लेकिन जो शिक्षक है उनके भी पद खत्म किए जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार IIM और IIT खोलकर जहां के युवाओं को रोजगार देने का काम की, शिक्षा देने के काम की, युवाओं के भविष्य के सोचने का काम की, वही जो है भाजपा सरकार, विष्णुदेव सरकार राज्य की शिक्षा स्तर की घटिया नीति के कारण, घटिया तरीके के कारण शिक्षा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, रोजगार की है। और साथ ही साथ मध्याह्न भोजन से जुड़े हुए स्वीपर जो है, साथ ही जो वहाँ पे भृत्य है, सबके रोजगार आज खतरे पे है। हमारी महिला समूह के बहनें के सामने आज रोजगार की मुसीबत आ रही है। तो जिस प्रकार युक्तिकरण करके जिस प्रकार लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, साथ ही रोजगार को खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है, साथ ही शिक्षा को खत्म करने की जा रही है, इसका कांग्रेस सरकार लगातार विरोध किया जाएगा और करते रहेंगे। हम इसके पहले प्रेस वार्ता दिया गया था और अब घेराव किया जा रहा है और ब्लॉक स्तर पे भी इसकी कार्रवाई की जाएगी और इसको रोका जाएगा। आज युक्तियुक्तकरण को लेके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव किया गया। आप सबको पता है कि युक्तियुक्तकरण के माध्यम से पूरा प्रदेश में 10,500 स्कूल बंद होते और लगभग 48,000 शिक्षक के पद में समाप्त होते। ये सरकार शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार है। और जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बंद थे, तब सबसे पहले उनका काम रही थे कि स्कूल बंद किया जाए, ताकि गरीब के लइका, किसान के लइका, मजदूर के लइका, आदिवासी के लइका, अनुसूचित जाति वर्ग के लइका, पिछड़ा वर्ग के लइका पढ़ के आगे ना बढ़ सके। और सबको पता है कि लगातार स्कूल बंद होने काम होते हैं। ये शायद सरकार दारू भट्टी खोले के काम कर रहे थे। ये चाहते कि जो गरीब के लइका है वो केवल दारू पी के मस्त रहा है, अपन अधिकार के बात मत करे, अपन शिक्षा के बात मत करे, अपन स्वाभिमान की लड़ाई पर न खड़ा हो सके, केवल दारू पी के मस्त रहा। ये सरकार चाहते, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे थे। आज तो ब्लॉक जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के घेराव रही से और जल्दी ही जिला शिक्षा अधिकारी के भी घेराव हुई और जल्दी जो स्कूल में बंद होते ओकर सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके वो जनता ला जगाए के काम करी। और बहुत अच्छा ये अवसर भी है, मतलब पब्लिक के बीच में जाके ओकर अधिकार जो हनन होते ओला हम लोग बताए के काम कांग्रेस पार्टी घर घर में जाके करे के काम करे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए युक्तियुक्तकरण के नाम पे आज बड़े पैमाने पे शिक्षकों को इधर से उधर किए जा रहे हैं और उसमें कोई मापदंड नहीं है, कौन जूनियर है कौन सीनियर है। आज जूनियर से जो शिक्षक हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से
स्थानीय नई जगह में स्थानीय नजदीक जगह पे उनको पदस्थापना कर रहे हैं। और जो सीनियर जो शिक्षक हैं उनको लंबे दूरी पे दूसरे जिले पे भेजे जा रहे हैं। और युक्तिकरण के नाम पे आज बहुत से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर जो है ये गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नई शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करते हैं। और युक्तिकरण के नाम से जिस तरह भर्राशाही कर रहे हैं, आज शिक्षकों को आज परेशान कर रहे हैं। उनके साथ साथ आज बीएड और डीएड के जो विद्यार्थी बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ में अपनी नई पदस्थापना नए नौकरी के लिए बाढ़ दे रहे हैं। ऐसी बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किए जा रहे हैं। आज क्या परिस्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को युक्तिकरण के माध्यम से आज परिवर्तन कर शालाओं में इधर से उधर कर रहे हैं। कई प्रधान पाठक के पद खाली हो रहे हैं, जहाँ पे एक टेम्पन में अगर 3 स्कूल है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, तो वहाँ पे मिडिल और प्राइमरी स्कूल का प्रधान पाठक के पद जो है समाप्त किए जा रहे हैं। इस तरह शिक्षा नीति बदलाव कर छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को गिराने के जो काम कर रहे हैं, उसको लेके आज हम लोगों ने शिक्षा अधिकारी का ब्लॉक कार्यालय का शिक्षा विभाग का हम लोग घेराव करने का निर्णय लिया। दुर्ग में महिला आयोग की जनसुनवाई में 30 प्रकरणों पर सुनवाई हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी जनसुनवाई भी की है। और सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से एक मामला सीआरपीएफ में पदस्थ आरक्षक से जुड़ा हुआ था, जिसके विरुद्ध गंभीर रूप से आरोप सामने आए। आरोप है कि अपनी पत्नी को गर्भावस्था के दौरान घर से निकाल दिया गया और बच्चे के जन्म के बाद भी न तो पत्नी से मिलने गया और न ही नवजात को देखने आया। साथ ही महिला और उसके परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए। महिला आयोग ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई 25 जून को दंतेवाड़ा कैंप में तय की, जिसके बाद ये प्रकरण रायपुर कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये मेरा जो ज्वाइन अक्टूबर में हुआ है इसी साल, और अभी दुर्ग संभाग की मैं प्रभारी हूँ और ये मेरा दूसरा जन सुनवाई में मैं शामिल हुई हूँ। और इसके बाद आगे मैं लगातार यहाँ की सखी सेंटर, जेल और अन्य जो जितने भी केसेस रहेगा उसको देखूंगी। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है किरणमयी नायक जी से, अध्यक्ष है वो और वकालत भी करती है, तो कितना सीखने को मिल रहा है? देखिए दीदी बहुत ही सुलझी हुई और वकालत भी की हुई है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने मिल रहा है और लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और उनकी जो बातें हैं ध्यानपूर्वक हम सुनते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि आगे हमें आसानी से कुछ भी जो केस रहेगा कार्रवाई करने में आसान हो। जी मैं कहना चाहूंगी कि मेरे यहाँ सर विधायक रहे और 2019 में घटना हुई तो वो शहीद हो गए। उसके बाद मैं पहली बार राजनीति में आई, उपचुनाव लड़ी, लेकिन किसी कारणवश हार गई। पर शासन ने फिर मुझे महिला आयोग में सदस्य बनाया है और मैं चाहूंगी कि जो महिलाएं दंतेवाड़ा क्षेत्र में बस्तर संभाग मेरे साफ प्रभार आता है, जैसे दुर्ग में मैं प्रभारी हूँ और बस्तर संभाग साफ प्रभार, तो वहाँ का भी देखरेख करती हूँ। जैसे नक्सली पीड़ित है, ऐसे महिलाएं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो अनाथ हो गए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे स्कूल बनी है जावंगा में एजुकेशन सिटी, तो वहाँ एडमिशन कराने का काम भी हम लोग करते हैं। हमारी महिला आयोग की 12वें क्रम की जन सुनवाई है और टोटल राज्य स्तर पर 322 जन सुनवाई है। आज हमारे साथ दुर्ग संभाग की प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी महिला आयोग के सदस्य भी हैं और लगभग 30 मामले लेकर हम लोग बचे हुए थे। जिसमें से 17 या 18 मामले पूरी तरह नस्तीबद्ध हो गए हैं और कई मामले रायपुर स्थानांतरित हो। तो ये हम कह सकते हैं कि अभी दुर्ग के मामलों में हमने काफी अच्छा परफॉर्म हुआ है और अभी रायपुर के बाद में बिलासपुर और दुर्ग जिले ही है जहाँ से जनसंख्या केसेस की संख्या ज्यादा है। अब
अभी लगभग 150 केस यहाँ के लंबित हैं हमारे पास में। देखिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगातार 322 जन सुनवाई हो चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बड़े जिलों का 10 से अधिक बार दौरा हो चुका है और छोटे जिलों में भी 3-4 बार हम पहुंच चुके हैं। तो हम महिलाओं को क्विक रिलीफ और क्विक डिस्पोजल देते हैं, निःशुल्क और त्वरित न्याय होता है, उनको कोई खर्च भी नहीं होता है और बहुत बड़े बड़े मामले यहाँ पर सुलझाए गए हैं। अभी यदि मैं हाल ही की बात करता हूँ तो आयोग के रिकमेंडेशन पर राज्यपाल जी ने एक कुलपति को भी टर्मिनेट किया है, एक जेलर ने एक सिपाही को निलंबित किया है, एक जगह सेवा समाप्त हो गए हैं और ऐसे कई टीचरों के मामले हैं जिनमें बहुत सारी कार्रवाई हुई है। तो ये तो हमारी अनुशंसा पर राज्य पर ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं और महिलाओं को रिलीफ देने में भी हम बहुत आगे हैं। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सुनवाई नहीं होती है, जो हमारी फाइलें होती हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जिस तरीके से विस्तार में हम जन सुनवाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कोई महिला आयोग उस तरीके की जन सुनवाई। देखिए, वकालत की वजह से ही हम कानूनी अच्छे से जानते हैं और महिलाओं को हम कानूनी पहलू समझाते भी हैं, क्योंकि यदि किसी भी पति पत्नी के बीच कोई मामला एक बार कहीं जाता है किसी न्यायालय में, तो उनको 5 से 7 मामले भुगतने पड़ते हैं और उनमें वकील की फीस, खर्च और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और हमारे यहाँ जब आते हैं ऐसे पति पत्नी के मामले और हमारी समझाइश के बाद दोनों को समझ आ जाता है, तो कई बार महिलाओं को एक मुश्त भरण पोषण भी दे देते हैं, उनका सुलहनामा भी बन जाता है, म्यूचुअल डिवोर्स का भी हो जाता है और सब कुछ सहमति से होता है। तो उनको दहेज का सामान वापसी के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ता है। अभी तक मैं यदि आपसे कहूँ कि दहेज का सामान वापसी की जो मैक्सिमम चीज है, वो इधर दुर्ग का ही एक मामला था जैन परिवार का, जिसमें साल भर की शादी थी और 67 तोला गोल्ड और 19 किलो 750 ग्राम चांदी महज 3 दिन के अंदर वापस करवाया था। और अभी एक लिव इन वाला मामला आया था हमारे पास, जिसमें आवेदिका को 20 लाख रुपए एक मुश्त दिलाए गए। तो ये हमारे आयोग का मिनिमम और मैक्सिमम मैं आपको फिगर बता रही हूँ। बाकी तो महिलाओं को जो छोटा मोटा रहता है कि भरण पोषण मिले, बच्चों की कस्टडी मिले, ये सब तरह के मामले हमारे पास चल रहे हैं। दुर्ग में बेटी बचाओ मंच ने कमला मोटर्स गंजपारा में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर 9 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई, जिसमें वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। जिसके बाद में जरीना जमाल ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नारी यदि संसाधन पाए तो वे अपने जीवन के साथ साथ समाज को भी संवार सकती है। और साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी प्रयास बताया। महिला भारतीय महिलाओं ने मंच के प्रति आभार जताया और कहा कि यह सहयोग उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। और कौन ये जो बर्मेचा सर की तरफ से जो सौजन्य से जो बेटी बचाओ अभियान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ये जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो टैलेंट होने के बाद भी रोजगार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है कि उनको अब रोजगार का माध्यम मिल चुका है। अब वो सिलाई कढ़ाई जो उनका टैलेंट है उसको यूज करके अपने घर वालों के लिए, अपने पति के साथ साथ खुद भी अर्निंग कर पाएंगी, रोजगार कर पाएंगी। और हमारा जो जनता स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें हर कदम पर श्री कैलाश बर्मेचा जी का पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा द्वितीय प्रोग्राम है। पहले भी हमने कर चुका है। 5 लोगों को सिलाई मशीन दिया था, 4 लोगों को सिलाई मशीन, एक को व्हील चेयर दिया था। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं दूसरे जरूरतमंद को दिया जाएगा, लेकिन बेटी बचाओ मंच नाम है तो ये महिलाओं और बेटियों की तरफ रुझान थोड़ा सा निश्चित रूप से ज्यादा हो जाता है। और मैंने भी मन में संकल्प लिया था कि मुझे करना है, तो मैंने किया है और बैंक के सहयोग से भी मुझे ये प्राप्त हुआ, धनराशि प्राप्त हुई। तो वो दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ मंच के बैनर तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सामाजिक सरोकार पहल है, समाज के लिए क्या मैसेज? समाज के लिए है कि सभी समाज सेवियों को जो फिजूल खर्चे हैं, खास करके शादीवादियों में, तो उस पर कंट्रोल करके ऐसे समाज को आगे बढ़ाने वाले कार्य करते रहना चाहिए। जाला स्मॉल फाइनेंस के संचालक जय
कैलाश जैन बर्मेचा साहब के द्वारा जो आज सभी को सिलाई मशीन दिया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, ये महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत ही शुभ कदम है और हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी महिलाओं को बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके से जो आयोजन कर रहे हैं हम लोगों के लिए, सारी महिलाओं के लिए, तो सराहनीय है और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत हेल्प मिलेगा। मैं बहुत संघर्ष में जीवन से जी रही हूँ। मेरे भाई बहन छोटे हैं, उनके लिए मतलब बहुत सहायता हो जाएगा इस वजह से। और एनजीओ को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर है हम लोग। मैं सिलाई करती हूँ, मेरा बीकॉम फाइनल हो चुका है और मेरी बहन है छोटी मेरे से, वो एमएससी। बहुत सहायता मिलेगी। मैं सिलाई का काम करती हूँ, मैं अपने लिए खुद रोजगार। बेटी बचाओ में हर समय बच्चों के सर्वांगीण, लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। इस बार हम 9 महिलाओं, जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान कर रहे हैं और हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और जिन महिलाओं को सिलाई मशीन मिली, उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो उसको रोजगार का साधन बनाए और आत्मनिर्भर बने। और इस कार्य में हमें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और हमारे भाई कैलाश बर्मेचा जी का पूर्ण सहयोग मिला है। मैं उनके हृदय से आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिन मेंबर की सिलाई मशीन पेपर में दिया थी न्यूज कि जिनको चाहिए वो संपर्क करें और हम लोगों ने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मंगाया था। जिनको जरूरत है फिर उनके भैया ने सर्वे कराया और फिर उसके बाद हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है मशीन वितरण का, सिलाई मशीन वितरण का, बेटी बचाओ मंच के अंतर्गत बैंक और कैलाश बर्मेचा ने ये 9 मशीनें फाइनेंस की है और हमने कोशिश की है, सर्वे किया है और उसमें से सेलेक्ट करके 9 महिलाओं को ये मशीनें दी है ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाए। और ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं, आगे भी बैंक और कैलाश बर्मेचा जी के से आगे बढ़ता रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जिनका हक है उन तक ये मशीनें पहुंचे। मैं उर्दू हिंदी साहित्यकार लाइन MJF डॉक्टर रौनक। अच्छा, और कौन बिलासपुर की सुबाड़ी शिक्षण समिति एक गैर सरकारी संगठन है जो कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए समर्पित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते। इस समिति का उद्देश्य बुजुर्गों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आरामदायक जीवन प्रदान करना है। देखिए इस रिपोर्ट में। सिकुड़ता परिवार, बढ़ते खर्च और सामाजिक चुनौतियां वर्तमान के पारिवारिक जीवन को अतुलनीय क्षति पहुंचा रहा है। बिलासपुर की सुबाड़ी शिक्षण समिति में उन बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल के लिए रखा जाता है जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ उनकी बेहतर चिकित्सा के साथ साथ देखभाल भी किया जाता है। जो बच्चे अपने माता पिता के साए में पलते बढ़ते हैं, बड़े होने पर उन्हीं माता पिता की जगह वृद्धाश्रम में हो जाती है। समाज में धीरे धीरे वृद्धाश्रम की स्वीकार्यता और आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सजीवता सोसाइटी ने सुबाड़ी वृद्ध आश्रम में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा की। इस आश्रम की संरक्षिका ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी गंभीर हो सकती है। वहीं इस आश्रम में यहाँ रहने वाले लोगों के साथ 2 युवतियों ने अपना समय व्यतीत किया। उन्हें फल, मिठाई और पेय पदार्थ दिया। साथ ही इन युवतियों ने अपने विचार भी साझा किए और जाना कि यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन के प्रति नजरिया क्या है। ये है सुबाड़ी शिक्षण समिति। यहाँ पर उन वृद्धों को देखभाल के लिए रखा गया है जिनका यहाँ तो परिवार ने छोड़ दिया है विभिन्न कारणों से। यहाँ पर उन तक की बेहतर चिकित्सा होती है, देख रेख होती है और उनका भरण पोषण भी होता है। लेकिन जो यहाँ के संरक्षक हैं, जो संचालक है, वे इस व्यवस्था से स्वयं संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जागरूक समाज जब तक ऐसे वृद्धों के आगे के जो जीवन है, जो बचे हुए शेष वर्ष हैं, अगर इनका सुविधाजनक और अच्छा निकले तो उनको यहाँ पर क्या कर रही है। मैं अभी सुबाड़ी वृद्धाश्रम में एक संरक्षिका का काम कर रही हूँ और एक मैं श्री राधा फाउंडेशन भी संचालित कर रही हूँ। अच्छा। समाज सेवा का काम मेरा ये 10 साल से चल रहा है। अच्छा। ये आश्रम कब से चालू हुआ? ये आश्रम 2000 से है। 2000 से चालू है? जी। तो पिछले 24 साल का आश्रम चल रहा है? 2020 से। 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। तो प्रारंभ में यहाँ पर कितने लोग थे? प्रारंभ में यहाँ पे
5-7 लोग थे। अच्छा, धीरे धीरे लोगों को पता आते गए जाते गए। 10 लोग का तो यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ है। अच्छा, कुल कैपेसिटी कितनी है? अभी 25 है। 25 की कैपेसिटी जी। लगभग लोग हैं। अभी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, कई लोग अभी गए हुए हैं। मूलतः किस उम्र के और कैसे लोग आते हैं यहाँ पे? जैसे कई आश्रम से इन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा, आश्रम से भी निकाल दिया? हाँ, जैसे जो बेड़न है ना, उनको यहाँ से वृद्धाश्रम से निकाल दिया जाता है। कई लोग को रोड से उठा के लाया जाता है। अच्छा। और यहाँ पे अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बाजू के कमरे में जो एक गुरुदासी कॉलेज के यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब सोचिए कि ये स्थिति है। डॉक्टर गौर से आप मिले होंगे, जिनके बच्चे सब बॉम्बे में हैं। और ये जो रजिस्ट्रार हैं, इनकी बिटिया हैं, ये इनको ऊपर कमरे में बंद कर दी थी। इन्होंने कलेक्टर को सुसाइड का लेटर लिखा, तो फिर कलेक्टर साहब का आदेश हुआ, तो फिर इनको लाके रखा गया। अभी ये लोग लखनऊ गए हुए हैं अपने गांव। तो ऐसे ऐसे लोग हैं और आप बाकी लोगों से यहाँ मिल ही रहे हैं। यहाँ पे पूरी प्रयास है कि यहाँ पे हमने संजय अलंक जी, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, जो मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। कि मैं आज से 6 साल पहले संजय अलंक जी से जब कलेक्टर थे, मैं उनसे मुलाकात की थी और बोली थी कि मतलब बिलासपुर में एक वृंदावन बनने की योजना, कि ऐसा गौरी गोपाल जैसे सेवाएं, अभिवृद्धि का सेवाएं वृंदावन में ही क्यों, सारे लोग तो वृंदावन पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये चीजें बिलासपुर में बनाई जाए। मैं पहले से बुजुर्ग लोगों से जुड़ी हूँ और मेरे को उन लोग के साथ बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्या देखे ऐसा इतना देरों में आप कुछ मतलब उन लोग के साथ बात करके मेरे को ऐसा लगा कि किसी को भी अपने मम्मी पापा या दादी दादा को नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में ही उन लोग का सहारा बन के हम लोग को रहना चाहिए। मतलब देखिए, मैं पहली बार आई हूँ ऐसे जगहों में, मेरे को बहुत खराब लगा कि कैसे वृद्ध लोग को छोड़ देते हैं। वही हमारे दादा दादी मम्मी पापा हमको बचपन में खिलाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जिस टाइम उन लोग को हम लोग का सहारा का जरूरत होता है, लोग यहाँ लाकर छोड़ देते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे चैनल के द्वारा से आप युवाओं के लिए, नई पीढ़ी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं नई पीढ़ियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अपने दादा दादी मम्मी पापा को ऐसे अनाथ मत करे, मत छोड़े। जब भी हम लोग इस दुनिया में आए हैं, उन्हीं के सहारे में आए हैं, तो हम लोग को उन लोग का आदर करना चाहिए और उन लोग का हम लोग को सहारा बनना चाहिए, ना कि ऐसे वृद्धाश्रम या बाहर छोड़ना चाहिए। बस यही मैसेज है कि कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, दादी दादा को ऐसा बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ आई थी, देन मेरा मतलब सर से और इनसे भैया लोग से मुलाकात हुआ, तो काम ये लोग अच्छा करते हैं। मीन्स ऐसे जगह पे जाते हैं, देन मतलब ऐसे जगह पे जाते हैं, तो ये जगह मेरे को भी नहीं पता था। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ, तो इससे कम से कम पता तो चलता है कि एक जगह ऐसा भी है जहाँ मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, कि लोग कैसे टाइप कर रहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें सामने आती कि लोग कैसे टाइप कर रह रहे हैं, फिर उनको किस चीज का आवश्यकता है। तो वो चीज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मतलब शो ऑफ पसंद नहीं करते, मीन्स कैमरे के सामने या वीडियो फोटोज ये सब चीज पसंद नहीं करते। उसमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन एक ये है कि मेरे में इंसानियत है और लोगों के अंदर ना इंसानियत होना चाहिए। तो मतलब जिसको जो हेल्प करते बनता है वो मतलब बिल्कुल यहाँ आइए और आके और चुपचाप गुप्त तरीके से हेल्प करके जाइए। मैं ये नहीं बोलती कि आप शो ऑफ कीजिए, मेरे को मीन शो ऑफ करना लोग तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आते कि भगवान जाने की फटा पुराना कपड़ा देके या किसी भी चीज को देके लोग क्या समझते हैं। और एक चीज मैं और ये बोलना चाहूंगी, इस मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहूंगी लोगों को कि जो चीज आप खुद नहीं पहन सकते ना, या जो चीज आप खुद सेल्फ नहीं खा सकते, प्लीज आप किसी और को देके उनके ऊपर मेहरबानी मत कीजिए। जो आप खुद कर सकते हैं ना, जो खुद खा सकते हैं, जिस चीज के लिए आप खुद अपने आप को लायक समझते हैं, वही चीज आप दीजिए अगर देना है तो। वरना नहीं भी देंगे तो जिंदगी तो चलता है, लोगों का चल ही रहा है, पर हम दे रहे हैं और वो यूज भी नहीं हो रहा है ऐसा टाइप का। प्लीज किसी के ऊपर ना मतलब एहसान और उपकार ना करें लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा।
मेरा ऐसा है कि मतलब मैं बचपन से ही जैसे जीव जंतु हैं और मतलब लोग हैं तो मैं इमोशनली कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ लोगों से। फिर मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब क्या कैसा क्यों, मेरे को फिर ये लगता है कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, मेरे को ये चीज करना चाहिए। फिर मैं कहीं ना कहीं अपना भी भूल जाती हूँ, अपनी चीजें भी भूल जाती हूँ कि मेरे को ये काम है, कि मेरे को ये करना है। बस मेरा ये रहता है कि मैं उनके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे वो खुश हो जाएं, या मैं ऐसा क्या करूं। लोग सिविल पास से मोमो खाने में ही फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।